अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले 4 क्वेश्चन के तो हमने सॉल्यूशन प्राप्त कर लिए थे, अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैं पढ़ देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एट t is equal to 0 a disk of radius 1 meter starts to roll without slipping on a horizontal plane with an angular acceleration of alpha is equal to 2/3 radian per centimeter square. A small stone is stuck to the disk at t is equal to 0. It is at contact point of the disk and the plane. Later, at time t is equal to root pi second, the stone detaches itself and flies off tangentially from the disk. The maximum height reached by the stone measured from the plane is 1/2 plus x by 10. So the value of x is where g can be taken as 10 meter per second square. So let's begin. Let us assume that this is a disk. ये एक डिस्क है। अब इसमें कहा जा रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे डिस्क जो है रोल करना शुरू करती है विदाउट स्लिपिंग। तो जब रोल करना शुरू करती है तो t इज इक्वल टू 0 पे इस जगह पे एट द प्लेन, ये है वो प्लेन, और यहाँ पर एक स्टोन जो है स्टक कर गया ऐसे। अब डिस्क मूव करना शुरू करती है। जब मूव करना शुरू करती है, जब टाइम जो है, मान लेते हैं कि यहाँ पर टाइम जो है हो गया है रूट, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो टाइम हो गया है रूट पाई सेकेंड। इधर लिख लेता हूँ, टाइम t इज इक्वल टू रूट पाई सेकेंड। अब रूट पाई सेकेंड पे ये स्टोन यहाँ पहुँच गई, यानी कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में s, मैं कहूँ तो थोड़ा टेंजेंशियली बनाता हूँ, और कुछ ऐसे डायरेक्शन में टेंजेंशियली होगी, ठीक है, यहाँ पर होगी। अब इस पॉइंट पर आकर जब टाइम जो है रूट पाई सेकेंड है, स्टोन डिटैचेस, अपने आप को डिटैच कर लेता है, किससे? इस डिस्क से, और उड़ता हुआ चला जाता है। तो हमसे पूछा गया है मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं एक प्लेन अगर बनाऊं, इस पॉइंट पर, अब यहाँ से अगर ये डिटैच होगा, अगर ये डिटैच होगा तो एक सिंपल हम देख सकते हैं कि अगर ये ऐसे भागेगा यहाँ से और कुछ पैराबोला कवर करते हुए यहाँ तक ऐसे गिरेगा, तो ये एंगल है थीटा। और कुछ और चीज़ बीच में सोचते हैं, हम कहते हैं ये है इसका सेंटर, और मैं अगर इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ तो ध्यान से देखिए, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेडियस के साथ, और रेडियस के साथ टेंजेंट जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये थीटा है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा? और जब ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हमें क्या क्या निकालना है इसको सॉल्व करने के लिए? हमें ये हाइट निकालनी है, ठीक है, हमको ये हाइट निकालनी है। इस हाइट को निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी क्या होगी? और वेलोसिटी जब हमें मिल जाएगी तो हमें u मिल जाएगा। हमें ये एंगल निकालना है, हमें v निकालना है, हमें ये एंगल निकालना है, और हमें ये हाइट भी निकालनी है। 3 चीज़ें हमें निकालनी है। तो शुरू हम पहले वेलोसिटी से करते हैं। अब हम जानते हैं इनिशियली ये रोटेट नहीं कर रहा था। जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो ओमेगा भी 0 था, तो इनिशियली ये रोटेट नहीं कर रहा था। पर जब टाइम t इज इक्वल टू रूट पाई होगा तो जो ओमेगा की वैल्यू है वो सिंपली अल्फा इंटू टी हो जाएगी, और यहाँ से ओमेगा जो है, अल्फा की जो वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है वो है 2/3, तो 2/3 इंटू रूट पाई। अब यहाँ पे v की बात करते हैं तो v इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा r ओमेगा। अब r की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 1 मीटर है, या मैं स्मॉल r से अगर इसे रिप्रेजेंट करूँ तो स्मॉल r की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, तो यहाँ से v आ जाएगा 2/3 रूट पाई। अब आप देख सकते हैं हमने v की वैल्यू निकाल ली, हमने v की वैल्यू निकाल ली। अब हम एंगल की बात करते हैं तो हम जैसे हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वैसे ही रोटेशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा इनिशियल 0 है तो फिर थीटा सिंपली हो जाएगा 1/2 इंटू अल्फा टी स्क्वायर। सो थीटा विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा इज 2/3, थीटा टी इज रूट पाई, सो इट इज स्क्वायर। तो यहाँ 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये थीटा आ जाएगा पाई/3, यानी कि एंगल हो जाएगा 60 डिग्री।
तो आप देख सकते हैं ये थीटा हो गया 60 डिग्री। अब अगर मैं इसे इस पूरे को r कहता हूं तो ये वाली जो डिस्टेंस और ये भी r होगा, तो आप निकालेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा और ये डिस्टेंस जो है x इज इक्वल टू आ जाएगा r cos 60, जो कि x इक्वल टू r/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगी। तो हमने क्या क्या निकाल लिया है, अब हमें जो जो निकालना था हमने उसमें से ये निकाल लिया है, हमने थीटा भी निकाल लिया, हमने v भी निकाल लिया है। तो अब बस हमें, और जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो हमें, इक्वेशन को भी मैं लिख देता हूँ, h इज इक्वल टू 1/2 प्लस x/10। तो हमें कुछ ऐसी इक्वेशन इन दी एंड ऑब्टेन करनी है। तो मैं ये कह लेता हूँ कि ये हाइट स्मॉल h है और ये r/2 है। तो h इज इक्वल टू स्मॉल h प्लस r/2, r/2 1, r1 है तो 1/2। तो बेसिकली हमें h निकालना है, उसको x/10 से अब कंपेयर करना है। तो अब h निकालते हैं। तो यहाँ से h इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल है तो सीधे हम कह सकते हैं कि v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो h निकालने के लिए अगर हम v की वैल्यू पुट करें तो v है 4/9 इंटू पाई, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 इंटू 1/2g। तो यहाँ से 4 से और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो यहाँ से h जो आ जाएगा वो आ जाएगा π/6g, और g हमें 10 लेने को कहा गया था तो π/6 इंटू 10। तो अगर हम x/10 से इसको कंपेयर करें h को, तो हमें सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि x जो है वो आ जाएगा π/6 यानी कि नियरली 0.52 मीटर। तो इस तरह से अब हमने कंपेयर कर लिया, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, हमने x की वैल्यू निकाल ली जो कि आई है 0.52 मीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें जो कहा जा रहा है वो ये है कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रेडियस 1 मीटर रोल्स without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination theta is equal to 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 Newton parallel to the incline act on the sphere and both are at a distance of 0.5 meter from the center of the sphere shown in the figure. So calculate the acceleration of the sphere down the plane. तो देखते हैं, तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा एक इनक्लाइंड प्लेन है, इसमें एक स्फीयर कुछ इस ढंग से है। अब इसके इन दोनों एंड्स पर एक फोर्स लग रहे हैं जो कि रेडियस से 0.5 मीटर की दूरी पे है, कुछ यहाँ पर ऐसे। ये इसका सेंटर मान लेते हैं और यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई वो पहली लाइन में है कि रोल्स विदाउट स्लिपिंग। रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग के, इसका मतलब इसको रोल कराने के लिए फ्रिक्शन जरूर लग रहा होगा। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन ये वर्ड अपने आप में इसका मतलब था रोल्स विदाउट स्लिपिंग। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और वो इस तरफ एक्ट कर रहा है। और इन्होंने एक चीज़ ये दे रखी कि ये कुछ इस तरफ ऐसे रोटेट कर, तो ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम इसके सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो 1 न्यूटन इधर से फोर्स लग रहा है, 1 न्यूटन यहाँ लग रहा है, एक फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है और इधर यहाँ पर लगेगा एक mg साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो mg साइन 30 हो जाएगा। अगर हम फोर्स की इक्वेशन लिखें यहाँ से, तो फोर्स एक तो mg साइन थीटा है जो नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरा पीछे की तरफ एक 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तीसरा आगे की तरफ 1 न्यूटन का फोर्स है और फिर एक फ्रिक्शन है जो कि पीछे की तरफ लग रहा है। एंड दिस इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू है 1, g की वैल्यू है 10, थीटा साइन 30 इज 1/2, -1 + 1 0 हो जाएगा और -f इज इक्वल टू a। तो यहाँ से 5 - f इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a आ गया।
अब हमें टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है। अब टॉर्क की इक्वेशन लिखने के लिए हम सेंटर के अलाउंग टॉर्क ले लेंगे, तो ये फोर्स तो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ये फोर्स और ये कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इन दोनों फोर्स की वजह से अगर हम निकालें तो ये दोनों इसको कुछ इस तरह रोटेट कराएंगे, यानी कि अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि -1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1 इंटू परपेंडिकुलर, जबकि फ्रिक्शन जो इसे उसी डायरेक्शन में रोटेट कराएगा जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो फ्रिक्शन वाला टॉर्क जो है पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहाँ पे F इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू I अल्फा। ये फोर्स की इक्वेशन थी, ये टॉर्क की इक्वेशन है। अब टॉर्क की इक्वेशन में हम ये देख सकते हैं कि F -1 इज इक्वल टू I अल्फा विच इज 2/5 mr स्क्वायर। सो m की जगह एक r लिखेंगे और एक r अल्फा से ये a हो जाएगा, तो यहाँ से F -1 इज इक्वल टू 2a/5 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 1 जब मान लेंगे और दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पे F और यहाँ पे F दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 5 से 4 एक जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ से अब जो इक्वेशन आएगी एडिंग 1 and 2, यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 4 इज इक्वल टू a + 2a/5। तो ये 7a/5 हो जाएगा और यहाँ से a जो है वो आ जाएगा 20/7। तो ये 7 2 × 14 60 7 8 × 56 40 7 2.86। अब ये यूनिट मीटर में ही आएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कंसीडर एन एलसी सर्किट विद इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10⁻³ फैराड। तो अगर मैं एक एलसी सर्किट बनाऊं तो यहाँ पर एक कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू है 10⁻³ फैराड और यहाँ पर जो इंडक्टेंस लगा है इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो है 0.1 हेनरी। इसको C से और इसको मैं L से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब हम नीचे की तरफ आते हैं और इसको बैटरी से लीव कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर दोबारा से पढ़ा जाए तो कंसीडर एन एलसी सर्किट विद इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 0.1 हेनरी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 10⁻³ फैराड, kept on a plane. The area of the circuit is 1 meter square. It is placed in a constant magnetic field of strength B0 which is perpendicular to the plane of the circuit. At t is equal to 0, the magnetic field strength starts linearly increasing as B is equal to B0 plus beta t with beta is equal to 0.04 Tesla per second. The maximum magnitude of the current in the circuit is in milliampere. ठीक है, तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है वो B इज इक्वल टू B0 प्लस बीटा टी, वाइल एरिया जो दिया है हमें 1 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, अगर मैं फ्लक्स की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो फाई इज इक्वल टू B.A यानी कि BA cos 0 जो कि BA हो जाएगा। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि B चेंज कर रहा है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा B इंक्रीज करेगा, तो इसका मतलब कि फ्लक्स चेंज करेगा, फाई चेंज करेगा यानी कि EMF इंड्यूस होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, मैग्नीट्यूड को सिर्फ निकालेंगे d∅dt। तो जब इस वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बीटा बचेगा और एरिया से मल्टीप्लाई होकर सिर्फ बीटा आएगा। और क्वेश्चन में जो बीटा की वैल्यू दे रखी है वो 0.04 टेस्ला दे रखी है। तो इस तरह से हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई और यही क्या EMF या बैटरी जो यहाँ लगी उसके बराबर हो जाएगा। दिस इज बिहेविंग एज अ बैटरी टू दिस सर्किट। अब हमारे पास पूरी बैटरी आ गई जिसका EMF है 0.04 वोल्ट, ये यूनिट वोल्ट की है। तो ये आ गया टेस्ला, इनफैक्ट टेस्ला मीटर स्क्वायर अगर मैं इसे लिखूं तो ज़्यादा सही रहेगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो कि वोल्ट है। अब हम इस पर किरचॉफ लॉ लगाते हैं। यहाँ से इस लूप में अगर हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा E माइनस
क्यू बाय सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, तो ये प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा, और वैसे ही ये यहाँ पर बैटरी एक लगा देगा प्लस और माइनस वाली। तो ये इस तरह से बन गया। अब हमें कहा गया है फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए क्या होगा, डी आई बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से Q इज इक्वल टू आ जाएगा सी ई। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमने E निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, अब हमें निकालना है मैक्सिमम करंट। तो अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लाएंगे। जो भी एनर्जी कैपेसिटेंस को मिलेगी, जो भी एनर्जी कैपेसिटर को मिलेगी, वही एनर्जी इसके मैग्नेटिक एनर्जी में बदलेगी। तो टोटल, अगर ये बैटरी मान लो कि चार्ज देते हुए सबको कंप्लीटली चार्ज कर दें, सारा चार्ज ये ले जाए, उसके बाद इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, हम बैटरी हटा देते हैं, फिर देखोगे तो जो भी इसके पास होगा वही इसके पास जाएगा, और ये ऐसे ऑसिलेशन में हो जाएंगे। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू c है, तो एक c कैंसिल होके ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू एल आई नॉट का स्क्वायर। अगर लिखना चाहे तो यहाँ से आई नॉट हो जाएगा ई इंटू रूट सी बाय एल। अब सी की वैल्यू है 10 की पावर माइनस 3, ये है 0.1, तो यहाँ से ये आ जाएगा, इधर से 10 की पावर माइनस 2 रूट में होगा तो ये आ जाएगा 0.1, और ई की वैल्यू है 0.04, तो यहाँ से 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 मिली एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 मिली एम्पियर। तो इसका आंसर आई नॉट विल बी इक्वल टू 4 मिली एम्पियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और इसमें कहा गया है कि अ प्रोजेक्टाइल इज fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is small g, the range of the projectile is d. Then if the range of the projectile उन्होंने d दी है और कहा है कि highest point of the trajectory, the projectile enters in a region where effective acceleration due to gravity is g dash is equal to g by 0.81, and in that case the new range become nd, then the value of n is okay. तो समझते हैं कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, नॉर्मली सबको ऐसे थ्रो किया गया, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, ये इसकी पूरी डिस्टेंस d है, ये d/2 है, ऐसे समझते हैं इसको, ये हाफ d/2। अच्छा, जब एंगल थीटा से इसको फेंका गया तो शुरू में इसकी जो डी रेंज रही होगी वो क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी रही होगी। इतनी क्लियर है। अब ये आधी डिस्टेंस के लिए अगर मैं d/2 की बात करूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। ये भी करेक्ट है। अब इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ d डैश, कब, जब यहाँ पर इस पॉइंट के हाईएस्ट पॉइंट के बाद इसकी ग्रेविटी बदल जाती है। जो इफ़ेक्टिव ग्रेविटी है, अगर मैं उसको लिखूँ यहाँ पे g इफ़ेक्टिव, जो g इफ़ेक्टिव लिखा गया है, बताया गया वो था g/0.81। ठीक है। अब ये तो बात क्लियर है कि इसने मैक्सिमम हाइट तो ऐसे ही रीच की होगी, तो ये जो हाइट है वो क्या हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर
सॉरी यू स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यही इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब यहाँ से जब ये नीचे गिर रहा होगा तब इसकी ग्रेविटी बदल गई होगी। तो हाइट इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ, हाफ जी इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। अब ये हाइट है, सिर्फ हमने हाइट से मतलब है। अब यहाँ पे क्योंकि एक्स में वाई में कोई वेलोसिटी नहीं, तो यू तो जीरो होगा, सिर्फ बचेगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जी इफेक्टिव बचेगा क्योंकि यू जीरो है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हाफ जी इफेक्टिव इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू जी बाय 0.81 इंटू टी स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, 0.81 वहाँ चला गया। तो यहाँ से अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है। जो टाइम आया है वो u साइन थीटा एंड दिस वन इज डिवाइडेड बाय g इंटू 0.9, क्योंकि ये रूट 0.81 का रूट जो है 8 हो जाएगा, g और g मल्टीप्लाई होकर g स्क्वायर होंगे तो ये भी g आ जाएगा और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब हम d डैश कैलकुलेट कर देते हैं। अब क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ये जो यू कॉस थीटा है, ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। तो d इज इक्वल टू d डैश इनफैक्ट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहाँ से u डैश जो है आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g इंटू 0.9। तो ये हो जाएगा जी डी डैश। तो ऊपर नीचे अगर हम 2 और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यहाँ से डी डैश आ जाएगा 0.9 इंटू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। अब पूरी डिस्टेंस जो है वो क्या d/2 प्लस डी डैश हो जाएगी। तो मैं इसको मैं d डबल डैश इज इक्वल टू d/2 प्लस डी डैश, जो कि हमें 0.9 प्लस 1.9 हो जाएगी, 1.9 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय 2g। अब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी वो होता है d, तो d डबल डैश इज इक्वल टू 1.9/2 इंटू ये हो जाएगा d, और ये इन दी एंड जो आंसर आएगा ये आएगा 0.95 ऑफ d, यानी कि n की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो 0.95 आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 9 की अब हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है वो ये है कि अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज ग्रेटर देन 1 fills the space between the plates of the parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in figure. Now both plates are moved by distance d/2 from their original position as shown in the figure B. So we have to figure out which of the following option or options are going to be correct. तो सिचुएशन क्या थी? इनिशियली जो कैपेसिटर था वो कुछ इस तरह से था और इसके साथ एक बैटरी कुछ ऐसे अटैच थी। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था k, और ये डिस्टेंस जो दे रखी थी वो थी d, और ये था v। अब बाद में क्या किया गया कि इसको कुछ d/2 और d/2 दोनों तरफ मूव कराया गया।
और हमारे पास जो सिनेरियो बना वो कुछ ये था। ठीक है, ये हमारे पास एक सिनेरियो बन गया। हम ऑप्शन बाय ऑप्शन जाते हैं। तो हम जब भी डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स घट जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला गया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक हमने रख दिया तो हम कहते हैं E1 हो गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे हम कह सकते हैं सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। ये तो पहला केस था। अब हम दूसरे केस की बात करें। अब क्या हो गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि ये E1 E2 और इन सब की वजह से, तो इनकी वजह से तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो रही होगी वो E1 या E रही होगी, और इसकी वजह से k टाइम्स डिक्रीज करेगी। तो ये सिग्मा बाय, तो मैं सीधे ही लिख देता हूँ, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वैसी ही रही होगी जैसे एक नॉर्मल कैपेसिटर होता है, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E2 की बात करता हूँ, और इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से उतनी घट गई होगी तो सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है वो आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 1 + 1/k, या अगर इसे और सॉल्व किया जाए तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट k + 1/k। तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ E1/E2 का, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट आंसर है, तो या फिर E2/E1 का, फाइनल बाय इनिशियल कर लेते हैं, तो E2/E1 का, तो हम देख सकते हैं कि k + 1/k और एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी k आ जाएगा, k से k कैंसिल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है k + 1 टाइम्स बढ़ जाएगी, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2k टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन 1 तो जो है वो गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 2 की, कैपेसिटर का क्या होगा। तो पहले जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटर सीधे सीधे k टाइम्स बढ़ जाता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक्स डालेंगे तो कैपेसिटर्स तो पहले सीधे सीधे k टाइम्स बढ़ जाएगा। तो C1 जो होगा वो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/d × k। अब दूसरे की बात करते हैं, ये दोनों और ये दोनों, अब क्या है, कुछ ऐसे कैपेसिटर्स का, एक तो ऐसे बन जाएगा और एक कैपेसिटर जो है डाइलेक्ट्रिक्स वाला हो जाएगा, और दोनों होंगे सीरीज में। तो जब हम इस बार ऐड करेंगे तो 1/C2 = 1/C + 1/k × C। तो क्योंकि ये सारी वैल्यूज़, अगर मैं इसे सीधे लिख दूँ 1/C2 = तो ये KC + C / KC² करके आ जाएगा, C कैंसिल, तो k + 1/k, या फिर हम कह सकते हैं C2 = k/k + 1 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि × C, और अगर मैंने C को कहा था, कह लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A/d, तो आप देख सकते हैं कि पहले तो k था और अब उतने ही k + 1 टाइम से डिक्रीज हो गई, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि C2/C1 जो है सीधे सीधे 1/k + 1 आ जाएगा, अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, करेक्ट है। अब तीसरा ऑप्शन तो हम सीधे क्वेश्चन देख के कह सकते हैं कि गलत है। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ k + 2। आप देख सकते हैं कि बैटरी लगी हुई है। अब जब बैटरी लगी है तो वो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल जितना है उतना ही मेंटेन रखेगी। तो इस तरह से हम सिंपली कह सकते हैं कि ये चीज़ तो सही है ही नहीं, ये तो गलत है कि पोटेंशियल। तो ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी भी हम कह सकते हैं कि ये गलत है, क्योंकि बैटरी तो लगी हुई है, तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V को ही, जो बैटरी है वो तो जो बैटरी है वो पोटेंशियल डिफरेंस V को ही मेंटेन रखेगी, तो इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। अब हम आखिरी ऑप्शन की बात करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये कितना सही है और कितना गलत। तो आखिरी ऑप्शन के लिए जो इसमें कहा गया है वो ये है कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
अब हमने जो इसको यहाँ से और इतना खिसकाने में जो वर्क डन किया वो कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो देखते हैं इनिशियली अब एनर्जी निकाल लेते हैं, वही वर्क डन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। सो एनर्जी इनिशियली क्या रही होगी, हाफ CV², क्योंकि जो कांस्टेंट वाला है वही ले लेते हैं, क्योंकि चार्ज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट वो कांस्टेंट ले लेते हैं साथ में कैपेसिटर। सो 1/2 C1 जो था वो था कि हम एप्सिलॉन नॉट A को हम सीधे सीधे C मान लेते हैं, तो C इंटू V का स्क्वायर। अब मैं फाइनल अगर निकालना चाहूँ तो 1/2 C इंटू K/K+1 इंटू V²। अब फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू UF माइनस UI। अब UF जो है, अगर मैं 1/2 V² कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे K/K+1 माइनस K, तो जब सॉल्व करूँगा तो यहाँ से C भी होगा यहाँ पर, सो माइनस 1/2 CV² अपॉन, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो K इंटू K+1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन K+1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो ये वैल्यू आ गई है वो देख सकते हैं कि K पर डिपेंड कर रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ऑप्शन 4 भी इनकरेक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन B ही यहाँ पे सही होगा। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।